बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई बरोज़ इतवार है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर आसिम के केस के हवाले से। डॉक्टर आसिम का केस वो केस है कि जब एहतसाब का नारा लगा था और जब नैब का नाम हमने सुना था और हमें ये इल्म हुआ था कि नैब भी कोई इदारा है और नैब इन चोरों और इन डाकुओं को पकड़ने के लिए बनाया गया है, तो हम ये समझे थे कि ये वो इदारा है, ये वो वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान के लोगों की उमंगों पर पूरा उतरेगा और पाकिस्तान के लिए काम करेगा। डॉक्टर आसिम जो कि फ्रंट मैन है आसिफ जरदारी का, और आसिफ जरदारी के लिए वो सारे के सारे काम करता था। आसिफ जरदारी के जितने क्रिमिनल्स थे, जितने जो दहशतगर्द पाल रखे थे आसिफ जरदारी ने, उज़ैर बलोच जैसे लोग या उन गैंग्स से जो लोग बिलोंग करते थे या मुख्तलिफ़ दहशतगर्दों से जिनका ताल्लुक़ था या मुख्तलिफ़ दहशतगर्द जमातों से जिनका ताल्लुक़ था, उनके इलाज मुआवजे की सहूलतें देने में जो शख्स सबसे आगे था वो डॉक्टर आसिम था। डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ 3 केसेस चल रहे हैं और मैं तीनों केसेस की आपको डिटेल आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक केस है जो टेरर फाइनेंसिंग केस है, जिसमें ये एलिगेशन है कि डॉक्टर आसिम का जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में और मुख्तलिफ़ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो नेटवर्क बनाया हुआ था डॉक्टर आसिम ने, उन हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ़ दहशतगर्दों का और मुख्तलिफ़ दहशतगर्द तंजीमों से बिलोंग करने वाले लोगों का इलाज किया जाता था। और ये बहुत बड़ा एलिगेशन था जिसके ख़िलाफ़ एंटी टेररिज्म कोर्ट कराची में डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ केस का ट्रायल चल रहा है। पहले रेंजर्स ने अपनी तहवील में लिया था 2015 में और 90 दिन का जिस्मानी रिमांड था रेंजर्स के पास। और ये डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है ये कोई PMLN ने शुरू नहीं की थी, बल्कि ये कार्रवाई तब शुरू हुई थी जब डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ रेंजर्स ने बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था कराची में। और रेंजर्स के इल्म में ये बात आया, जब इदारों के इल्म में ये बात आई कि डॉक्टर आसिम जितने दहशतगर्द हैं, जब वो रेंजर्स के साथ हाथापाई होती है या रेंजर्स के साथ उनका मुकाबला होता है और वो ज़ख्मी होते हैं, तो वो ज़ख्मी होकर इनके हॉस्पिटल्स में जाकर इलाज करवाते हैं। तो तब ये राज खुला था कि आसिफ जरदारी डायरेक्टली दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है और मुख्तलिफ़ दहशतगर्दों के साथ उसका ताल्लुक़ है और मुख्तलिफ़ दहशतगर्द उसके पे रोल पर काम कर रहे हैं। और जब उन दहशतगर्दों को फाइनेंशियल किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आसिफ जरदारी प्रोवाइड करता है, और जब उनको ज़रूरत होती है इलाज मुआवजा की तो डॉक्टर आसिम जो कि फ्रंट मैन है आसिफ जरदारी का, वो प्रोवाइड करता है। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ था और इस वजह से टेरर फाइनेंसिंग का केस हुआ था डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़। और डॉक्टर आसिम काफ़ी अरसा जेल में रहे। डॉक्टर आसिम का नाम ECL में डाला गया और ये केस आज भी पेंडिंग है एंटी टेररिज्म कोर्ट में। और इसमें जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 25 जुलाई है और 25 जुलाई में ये फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है इस केस के अंदर। और जो फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और कुछ गवाह हैं जिनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुकी है और कुछ गवाहान हैं जिनके ऊपर अभी जिरा बाकी है। और ये केस भी बहुत जल्द अपने मंतकी मरहले में पहुंच जाएगा। ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है जो डॉक्टर आसिम जिसको ओन करते थे और जिसमें डॉक्टर आसिम मुख्तलिफ अब जो चलान है उसके अंदर तो स्पेसिफिक वर्ड लिखा गया है कि पॉलिटिकल जमातों के लोग। अब पॉलिटिकल जमातों के लोग कौन से थे? ये MQM के लोग थे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे और ये वो लोग थे जो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, जो मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के साथ मुकाबला करते थे, उनके साथ उनके ऊपर हमले करते थे और उन हमलों में जब वो ज़ख्मी होते थे तो वो डॉक्टर आसिम के ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में आकर अपनी जान छुड़वाते थे और अपने आप को रिलीफ लेते थे। इसके अलावा जो डॉक्टर आसिम के साथ इस केस में जो मुल्ज़मान हैं उसमें जो कराची के मेयर हैं वसीम अख्तर, वो भी इसमें मुल्ज़िम हैं, वो भी अदालत में पेश होते हैं। पाक सरज़मीन पार्टी के जो सदर हैं अनीस कायम खाकानी, वो भी इसके अंदर मुलव्वस हैं और वो भी मुल्ज़िम हैं। इसके अलावा जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मिनिस्टर थे रऊफ़ सिद्दीकी, जो MQM के हैं, वो भी इसके अंदर बतौर मुल्ज़िम हैं। और
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर पटेल भी जो MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी इसके अंदर मुलजिम हैं। कादर पटेल वो शख्स है जो पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीरें करता है और जिसको बहुत ज़्यादा दर्द है आसिफ जरदारी और उज़ैर बलोच का, जो हमेशा डिफेंड करता है। ये वो कादर पटेल है जो दहशतगर्दों की अयानत में और दहशतगर्दों की मदद करने पर ये इनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के 780A के केसेस पेंडिंग हैं। और ये केसेस डॉक्टर आसिम का केस है, आपको कोई नहीं बताएगा, आपने मीडिया के ऊपर नहीं सुना होगा। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। काफ़ी दोस्त सवाल पूछते हैं कि आप लाहौर में हैं, आप लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आप लाहौर या नैब अदालत लाहौर या बाकी जो लाहौर की अदालतें हैं उनको कवर करते हैं, तो आप कराची का जो कराची के केसेस से मुतल्लिक कैसे बात करते हैं या आप इस्लामाबाद के केसेस से मुतल्लिक क्या बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ या इन लोगों के ख़िलाफ़ केसेस के ऊपर क्यों लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है। उसकी वजह यह है, पहले लोग नहीं जानते थे, उनको नहीं पता था कि आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ कौन कौन से केसेस हैं, उसके ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या है, और ना पूरे पाकिस्तान में कोई और बता रहा था। इसी तरीके से शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कितने केसेस हैं, हमजा शहबाज है, इनका अदालत के साथ कंडक्ट क्या है, इनके ऊपर एलिगेशन क्या है, इन्होंने कितना चुराया है, सारी तफसील। अब मुझे यकीन है कि जो मुझे सुनने वाले हैं, मेरे नाजरीन हैं, वो पाकिस्तान की करप्ट एलीट के हर केस को जानते हैं। उनको ये अजबर याद है कि वो किस मरहले पर है वो केस, किसकी तरफ से उसके अंदर जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, नैब का क्या किरदार है, प्रोसिक्यूशन का क्या किरदार है, अदालतों का क्या किरदार है और मुल्ज़मान का क्या किरदार है। ये हर शख्स जो मुझे सुनता है वो अब इन बातों को जानता है और बड़ी अवेयरनेस आई है। और लोग अब जब सवाल उठाते हैं तो आपने देखा है कि हमारे आवाज़ उठाने से कई केसेस में आपने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो मैं उन दोस्तों को जो चाहे पॉजिटिव ये सवाल पूछते हैं या नेगेटिव सवाल पूछते हैं, मैं तो हुस्न ज़न रखने वाला शख्स हूँ, मैं तो कहूँगा कि वो पॉजिटिव पूछते हैं। तो उनके लिए गुजारिश ये है कि मैं लाहौर में होता हूँ लेकिन मेरे जो टीम मेंबर्स हैं और वो भी वकला हैं, मेरा ये मानना है कि कोई आम रिपोर्टर है वो अदालत की कारकर्दगी, जो अदालत की कार्रवाई है वो बता ही नहीं सकता, क्योंकि अदालत में जो सवाल जवाब होते हैं, जो अदालत में लीगल टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं, जो आर्डर में कुछ चीज़ें लिखवाई जाती हैं, फिर जिस तरीके से जजेस आर्डर लिखवाते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो वकील के अलावा कुछ समझ ही नहीं सकता। तो मुख्तलिफ हमारे दोस्त हैं और वो वॉलंटरली हमारे साथ, उनकी मोहब्बतें हैं। कराची से भी हमारे दोस्त हैं, इस्लामाबाद से भी हमारे दोस्त हैं, मुख्तलिफ शहरों से। तो जब भी कोई केस होता है, लाहौर में होता है, तो मेरी कोशिश होती है मैं ख़ुद उसको कवर करूं, और या मेरा टीम मेंबर लाहौर में, क्योंकि हमारे लिए आसान है, हमारे चैम्बर्स के सारे दोस्त, हमारे जो एसोसिएट्स हैं वो सारे उसमें कोऑपरेट करते हैं। और ये वो सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल हल हों और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को लूटने वालों को सज़ा हो। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं कि ये तो मैंने चाहा कि ये ज़िम्नन मैं इसका आपको जवाब दे दूं। वो लोग जो अक्सर ये सवाल करते हैं और जो इसके ऊपर तनकीद भी करते हैं। अब ये वो मुलज़मान हैं और इस केस के अंदर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, टेरर फाइनेंसिंग केस, और 25 जुलाई को इस केस पर समाअत होगी। और हम अब इन केसेस को भी रेगुलरली हर डेट ऑफ हियरिंग पर लेकर चलेंगे, क्योंकि ये वो केसेस हैं जिसमें बहुत बड़ा इन्होंने मुल्क को लूटा भी है और मुल्क के साथ दुश्मनी की है। और ये वो लोग हैं जो आपको असल चेहरा दिखाएंगे आसिफ जरदारी एंड कंपनी का, और इस पूरे जो एलीट माफिया है, करप्ट एलीट माफिया, इनका असल चेहरा आपको दिखाएंगे। इसलिए इन केसेस के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे दो केसेस हैं, एक 462 अरब रुपए की करप्शन का केस है और एक 17 अरब रुपए की करप्शन का केस है। ये दोनों अलग अलग रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं, जिनके ऊपर डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। और इन दोनों केसेस में भी गवाहों के ऊपर जिरह चल रही है। और इन दोनों केसेस की जो डेट ऑफ हियरिंग है वो 21 जुलाई है। अब ये जो 462 अरब रुपए वाला केस है, इसके अंदर एक गवाह था डॉक्टर वकार नदीम, जो कि 161 की स्टेटमेंट जिसने दी थी, वो जो डॉक्टर है वो उसका 161 की स्टेटमेंट थी जो कि डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ थी। बाद में वो अपनी गवाही से मुकर गया, प्रोसिक्यूशन ने उसका नाम विड्रॉ कर लिया। इसके अलावा जो बाकी गवाहान हैं उनकी जो एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ है वो हो चुका है और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हो रही है।
और इस केस में 21 जुलाई की डेट ऑफ हियरिंग है। और साथ जो 17 अरब रुपए वाला केस है उसके अंदर जो मेन जो गवाहान हैं उनके ऊपर जिरा चल रही है और इसकी जो डेट ऑफ हियरिंग है ये भी 21 जुलाई को है और ये दोनों केसेस एहतसाब अदालत में पेंडिंग है। अब एक और अहम बात है वो ये है कि ये जो टेरर फाइनेंसिंग केस है इसके अंदर आसिफ जरदारी का जो फ्रंट मैन है डॉक्टर आसिम, इसने एक 164 की स्टेटमेंट दी थी और 164 की स्टेटमेंट में जिस इलाका मजिस्ट्रेट ने वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी, क्योंकि जब 164 की स्टेटमेंट को एविडेंस का हिस्सा बनाया जाता है तो वो जो जज है उसके ऊपर जिरा भी हो सकती है और उसके ऊपर सवाल जवाब भी हो सकते हैं। तो वो जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी, डॉक्टर आसिम की नहीं बल्कि वो जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है उसके मैनेजर की, और उसने ये इंकशाफ किया था कि जो इसके ख़िलाफ़ FIR है वो सच्ची है। और 28 लोगों का उसने जिक्र किया था जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से बिलोंग करते हैं। और सियासी जमातें आप जानते हैं कराची के अंदर जो दहशत गर्दी थी उसमें सिर्फ MQM का नाम लेना मैं नहीं समझता कि वो दुरुस्त होगा। MQM तो टॉप ऑफ द लिस्ट थी, दूसरे नंबर पर कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, फिर सुन्नी तहरीक के लोग भी थे, फिर आपको जमात इस्लामी भी नज़र आती थी, इसके अलावा भी PMLN के लोग भी उसमें मुलव्वस थे। और ये सारे का सारा जो गैंग है अपोजिशन का ये सारे लोग उसके अंदर मुलव्वस थे। तो जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के मैनेजर थे वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं और उनकी 164 की स्टेटमेंट हुई थी। 164 की स्टेटमेंट ने उसने सारा इनका कट्टा छट्टा खोला था और अब उसके ऊपर जो मजिस्ट्रेट है उनके ऊपर जिरा होनी है और वो जिरा होगी तो उसके बाद डॉक्टर आसिम का ये केस साबित हो जाएगा और डॉक्टर आसिम को सज़ाए मौत हो सकती है टेरर फाइनेंसिंग केस में। और जो दूसरे नैब के दोनों केसेस हैं उनमें डॉक्टर आसिम को भी सज़ा हो सकती है उम्र कैद की, क्योंकि काफ़ी मटीरियल मौजूद है कि जो वो पैसे कमाता था वो आमदन से ज़्यादा असासजात थे और वो पैसे सारे इस हराम से कमाए जाते थे जो दहशत गर्दों का इलाज करके या उनकी मुआवनत करके। तो ये केसेस हैं। अब इसने एक और गेम चली है और ये मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रहा है और मुल्क से भागने की कोशिश कर रहा है और इसलिए इसने एक दरख्वास्त फ़ाइल की है एहतसाब अदालत में कि मुझे इजाज़त दी जाए, क्योंकि इसका नाम ECL में है। एहतसाब अदालत में इसने दरख्वास्त दी है कि 23 जुलाई से लेकर सितंबर तक इसको 2 माह का टाइम दिया जाए और ये 2 माह के लिए बैरून मुल्क जाकर अपना इलाज करवाना चाहता है और इस दरख्वास्त के ऊपर 21 जुलाई को समाअत होगी। अब आपने अपनी आंखें खुली रखनी हैं, अपने कान खुले रखने हैं कहीं हमारी खामोशी की वजह से। और आप मुझे एक बात का जवाब दे दें, क्या आपने ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर आसिम ने दरख्वास्त दी है और वह बैरून मुल्क फ़रार होना चाहता है, क्या आपने मेरे बताने से पहले किसी मीडिया एंकर के मुँह से ये बात सुनी है? नहीं सुनी। उसकी वजह यह है कि हमारा मीडिया नहीं बताना चाहता और ये वो लोग हैं जो चुपके से भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, जिन्होंने हराम कमाया है अब उस हराम को ये गबन करना चाहते हैं, उसको हड़प करना चाहते हैं और ये मुल्क से फ़रार होना चाहते हैं। और इस दरख्वास्त के ऊपर 21 जुलाई को समाअत होनी है। अब हमने 21 जुलाई को इस केस की जो समाअत है उसका अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी गुजारिश करूंगा, इदारों से गुजारिश करूंगा, जनरल कमर बाजवा साहब से, कि आपकी रेंजर्स ने इसको पकड़ा था और आपकी रेंजर्स का ये कहना है कि इसने दहशत गर्दों के इलाज मुआवजे और उनकी मुआवनत में ये मुलव्वस है और अरबों डॉलर कमाए हैं इस जालिम शख्स ने और ये सारे के सारे आसिफ जरदारी के पास भी भिजवाता था। अगर ये मुल्क से फ़रार हो गया तो हम पहले नवाज़ शरीफ, इसहाक डार, हसन हुसैन नवाज़ को तो वापस ला नहीं सके, सलमान शहबाज को तो वापस ला नहीं सके, ये चोर चला गया तो ये वापस नहीं आएगा और इसके ऊपर नज़र रखें। और मैं आपको अगली बात बता दूं कि इन दोनों केसेस में नैब ने इतनी कमज़ोर, अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि एक प्रोसिक्यूटर आता है वो बेचारा क्या क्या करे, उसके बस की बात नहीं है और प्रोसिक्यूशन की टीम ही मौजूद नहीं होती। तो नैब आसिफ जरदारी को सपोर्ट करने के लिए और आसिफ जरदारी के ख़ास आदमी को भगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पूरी कौम अपनी आंखें खोल ले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी आंखें खुली रखें, जनरल बाजवा साहब अपनी आंखें खुली रखें और अदालतों से गुजारिश होगी कि ऐसे लोगों को रिलीफ ना दें, ताकि ये लोग अगर मुल्क से बाहर चले गए तो ये कभी वापस नहीं आएंगे और पाकिस्तानी लोगों का ये ख्वाब ही रहेगा कि इन लोगों को सज़ा हो और इन लोगों के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचें। अब 21 जुलाई को और 25 जुलाई को इन तीनों केसेस की जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी कार्रवाई होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।